नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत के स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट के जो आदाद व शुमार आए हैं, या हम हिंदी में कहेंगे जो आंकड़े आए हैं, उस लिहाज से ये पता चल रहा है कि भारत में बनी हुई मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ख़ास तौर पर, उनके कम से कम हर महीने $1 बिलियन की बरामद हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है। भारत से जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर है स्मार्टफोन आजकल उसी का ज़माना है, तो उसमें ज़्यादातर एप्पल के आईफोन हैं। 55% 55% आईफोन हैं और 35% जो है वो सैमसंग के फ़ोन हैं, और ये मिला के 90% हो जाते हैं, और 10% में बाकी चाइनीज़ मॉडल आ जाते हैं। नाजरीन, इस लिहाज से देखा जाए तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब एक महीने में $1 बिलियन से ज़्यादा के फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो 12 महीने में $12 बिलियन से तो तजावुज़ ही कर जाएंगे। अच्छा, ये अगर हम इसका ये जो स्टेटिस्टिकल डेटा है इसको कंपेयर करते हैं या इसका मुआवजा करते हैं पिछले साल के एक्सपोर्ट से, तो हमारा जो माली साल है भारत का वो अप्रैल से मार्च तक होता है। तो अप्रैल 22 से लेके दिसंबर 22 तक जो 9 महीने होते हैं, उनमें पिछले साल $4.5 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए थे, जबकि इस साल 9 महीनों में $9 बिलियन के एक्सपोर्ट हुए हैं। और ये $2 बिलियन अभी हमने आपको बताया कि इस साल के पहले 2 महीनों में हुए हैं, यानी इस लिहाज से $11 बिलियन से माली साल को देखा जाए तो $11 बिलियन से तो बढ़ ही गए हैं। और इंशाल्लाह ये मार्च के जो भी नतायज आएंगे तो इन ऑल स्मार्टफोन जो है वो $12 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट होंगे। नाजरीन, भारत में आईफोन जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले। वो चीन की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी कोविड के तरफ, तो उसकी वजह से एक भी मरीज़ निकल आता किसी शहर में तो पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा देते थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो आईफोन बनाने वाले जो कारखाने थे वो भी लॉकडाउन के अंडर आ जाते थे, जिसकी वजह से आईफोन का मैन्युफैक्चर वहाँ पे अटक गया। तो फिर उस वक्त एप्पल वालों को, या मतलब वो जो उसके मैन्युफैक्चरर है, अच्छा उसका जो मेन मैन्युफैक्चरर है वो ताइवान का है, फॉक्सकॉन होनहाई, उसने अपना वहाँ से जो है मैन्युफैक्चर, अभी उधर भी है, ऐसा नहीं है कि उधर बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक अल्टरनेटिव साइट का सोचा और फिर उन्होंने यहाँ बेंगलोर में भी बनाने शुरू किए। तो उसकी वजह से और फिर दूसरे 2 और मैन्युफैक्चरर भी मिल गए, यानी एप्पल कंप्यूटर्स वालों की तरफ से, जिनके नाम है पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन। और अभी उन्होंने तो अभी आईफोन 14 जो नया आया है वो भी बनाया था हिंदुस्तान में। और उसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि एप्पल ये जो फॉक्सकॉन या ये जो पेगाट्रॉन विस्ट्रॉन है, इनको कुछ स्पेयर पार्ट्स मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट लगता है जो कि भारत में नहीं बनता, और वो इस वक्त चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो आईफोन में लगती हैं, तो फिर इसके लिए भारत ने ऐसे 14 कारखाने जो है ना चीन के ही कंपनियों के हैं, जो वेंडर्स हैं आईफोन के, उनको इजाज़त दी है। अभी वो हिंदुस्तान में बना रहे हैं, तो अभी हमको यानी हिंदुस्तान को आईफोन बनाने के लिए किसी भी चीज़ की चीन से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाजरीन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है ना, इसका चीफ
एक चीफ ऑफिसर है, अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसका नाम है, हाँ, हेड है मोबाइल एक्सपीरियंस उसका जो है। अच्छा, उसका नाम है टीएम रो। वो आजकल इधर आया हुआ है, बेंगलोर में आया है, और उसने ये बताया कि क्योंकि हमारी फ़ोन हिंदुस्तान में भी बहुत बिक रही है आजकल और हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो इसीलिए हम भारत में सैमसंग फ़ोन के बनाने पे और ज़्यादा सरमाएकारी कर रहे हैं, यानी और ज़्यादा कारखाने खोलेंगे। और इसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त हमारे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बने हुए हैं भारत में, जो कि अभी वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जो हिंदुस्तान में फ़ोन बने उसके काम में आएंगे, उसमें जो भी R&D होगी वो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सैमसंग फ़ोन बनते हैं उनके काम आएंगी। और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं भारत में बने हुए, जहाँ पर उसने बताया कि इस वक्त ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में भारत में 10,000 इंजीनियर बैक वक्त काम कर रहे हैं। और इसीलिए अच्छा, उन्होंने फिर ये भी बताया कि अभी भारत, एक तो पहले फीचर फ़ोन आया, फिर फीचर फ़ोन से ग्रेजुएट होके या आगे बढ़ के फिर लोगों ने स्मार्टफोन ख़रीदे, और फिर पहले पहले वो एंट्री लेवल ख़रीदते थे, यानी बिलो 10,000, या यूँ कह दीजिए कि 100 या $120 का मुश्किल से होता था वो फ़ोन। लेकिन अभी उसने बताया, इसलिए टीएम रो ने बताया है कि हमारी फ़ोन जो है ना, वो जो महंगे फ़ोन हैं, यानी कम से कम यूँ कह सकते हैं कि $400 के, यानी $400 तो हिंदुस्तान का 32-33 हज़ार तो हो ही गया, तो अभी वो ज़्यादा बिक रहे हैं, यानी जो महंगे फ़ोन है ना सैमसंग के, वो ज़्यादा बिक रहे हैं। और इसी के लिए एक तो हमें हिंदुस्तान के लिए भी ज़रूरत है, और उसने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि 1-2 साल में हिंदुस्तान में स्मार्टफोन जो है ना 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम हिंदुस्तान में जो और भी कारखाने लगा रहे हैं, तो सैमसंग का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सैमसंग फ़ोन बनाने वाला भारत बन जाएगा। नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से या 1 हफ़्ते से हम आपको बता रहे हैं कि वो जो इमरान ख़ान की जो हठ धर्मी है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में माहौल जो है विशिएट हो गया है पाकिस्तान में, इसके ऊपर गौर करने के लिए पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ और उसकी काबीना, और उसके साथ साथ जो मिलिट्री के हैं यानी जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नाज़रीन, कल जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में पाकिस्तान की सिविलियन अथॉरिटीज़ मतलब काबीना की, और उसके साथ साथ आर्मी के बिग विग्स की यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कुछ कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें इस बात पे गौर किया गया जो कि इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से जो एक किस्म का जैसे चैलेंज कर रखा है गवर्नमेंट की रिट को, और उसकी वजह से उसके लोग जो हैं, जब उसको पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस वाले जज ज़फ़र इकबाल का वो अरेस्ट वारंट लेकर गए उसके ऊपर सर्व करने के लिए, मेरे ख्याल में 7 तारीख ही थी उसकी उस दिन, तो उनके लोगों ने न सिर्फ पुलिस के ऊपर लाठियां बरसाईं, पथराव किया, बल्कि पेट्रोल बम से हमले भी किए, जिसकी वजह से जो वाटर कैनन वाली गाड़ी थी वो जलकर राख हो गई, और उसके नतीजे में 65 लोग ज़ख्मी भी हो गए। ये अलग बात है कि पंजाब पुलिस ने या इस्लामाबाद पुलिस ने उसके बदले में रिटेलिएट नहीं किया, इसीलिए सिविलियंस में से मतलब पीटीआई के लोगों में से कोई भी ज़ख्मी वगैरह नहीं हुआ। तो इस बात पे गौर किया गया और इसमें ये फ़ैसला लिया गया कि जो इमरान ख़ान या उसकी जो पार्टी है, इट वाज अ गैंग ऑफ मिसक्रिएंट्स, ये एक किस्म का जो है ना एक गैंग है शरपसंदों का, और उनके साथ उसी लिहाज से हमें पेश आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला किया कि जितना हो सके हम जो है ना सूबों की सारे सूबों की जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर जगह की इलेक्शन जो है बैक वक्त कराएं। अभी इसमें मसला ये है
کہ پنجاب کے گورنر نے اس کے لیے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے پنجاب اسمبلی کی، اور کے پی کے گورنر نے مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے سیکیورٹی فراہم کرنا یا لاجسٹکس جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا اگر ہم سارے صوبوں کے الیکشن بیک وقت کرائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہمیں آئندہ ابھی جو ہے نا گورنمنٹ کی ریٹ کو پروو کرنے کے لیے کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، اور اگر کسی نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جیسے انہوں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا تو ہم اس کا جواب جو ہے نا سختی سے دیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک آڈیو ٹیپ بھی لیک ہوئی ہے، اور جس میں جو ہے وہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس جو ہے نا ثاقب نثار، جنہوں نے جو ہے وہ پاناما کیس میں نواز شریف کو نااہل بھی قرار دیا تھا اور جیل میں بھی ڈالا تھا، اس کو بھی، مریم نواز کو بھی، اور پھر وہ جو ہے نا وہ ثاقب نثار، وہ ایک صاحب ہیں طارق رحیم، اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو محترمہ مریم نواز جو ہے نا اس کے لیے جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، خیر میں تو ان کو دوہرا نہیں سکتا یہاں پر، لیکن اس کو سننے سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک مہذب آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خواتین کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ کا استعمال کرے، اور خاص طور پر جو ہے محترمہ مریم نواز کے لیے۔ لیکن ابھی وہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، میں وہ ٹیپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود سن لیجئے، اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کسی کے خلاف نفرت میں کتنے گر جاتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا عہدہ رکھتے ہوئے بھی اتنے چھوٹے کیوں بن جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر یہ جواب کوئی چنگی طرح دئیے، کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے جو اگلا کر دی ایج خاتون بول دی گئی سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی کارگر تو میں کر دی، پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی، وہ کہنے میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے نے، یہ بھی گل ٹھیک ہے، جواب دیتا ہے یہ روایت۔ دوسرا میری جہی ہے نا، میرے سے الحمدللہ علی شکر ہے وہ کرے ہے کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا، جدو لوڑ پائے گی تو اسی کہہ دیں گے خالد صاحب کچھ دھماکہ کر دے، تھی کر دینا، میرے پتہ میں دس دینا، بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا، حاضر 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 خواہش صاحب، اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل جی، اللہ بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران موسٹ ویلکم۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی اور آرمی کی، اس میں اس بات پر بھی دکھ کا اظہار کیا گیا کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بہت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں جو نواز شریف کا گھر ہے ایون فیلڈ میں، اس کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کے لوگوں نے مظاہرے کیے، وہ اپنے ساتھ جو ہے کچھ تصاویر اٹھائے رکھی تھی انہوں نے، جس میں جنرل یحییٰ خان، ضیاء الحق یا جنرل ایوب خان، پرویز مشرف وغیرہ کی تصویریں تھیں، اور وہ لوگ ان کے اوپر چپلوں سے بارش کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عاصم منیر کے لیے جو اس وقت کا پریزنٹ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کل پھر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا، اس میں بھی ان لوگوں نے جنرل عاصم منیر جو پریزنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے، جو کہ ان کا جو یہ عمل ہے خاص طور پر پاکستان کے باہر قابل مذمت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔